हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम SN2 और SN1 रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो SN2 रिएक्शन देख रहे थे, उसी रिएक्शन में आगे चलेंगे। तो SN2 में अभी तक हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से ही क्यों? क्योंकि बैक साइड में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब न्यूक्लियोफाइल की तरह और कार्बन बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए SN2 रिएक्शन में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर। ट्रांजिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ट्रांजिशन स्टेट में एनायनिक कैरेक्टर है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है ना? आज हम देख रहे हैं SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ। हमने रेट देख लिया था, काइनेटिक्स देख लिया था, रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी कहाँ स्लो होगी, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के, लिविंग ग्रुप से 180 डिग्री पर अटैक करता है। इसलिए SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। अगर पहले लिविंग ग्रुप फ्रंट में लगा था तो न्यूक्लियोफाइल बैक पे लगा होगा, राइट? अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में लगा, अगर लिविंग ग्रुप राइट पे लगा था तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे आएगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व, SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। किस तरह से इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3 है, C2H5 है, यहां पे ये Cl है और ये H है। अब यहां पे Cl फ्रंट पे लगा है, Cl फ्रंट पे लगा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड से आएगा। Cl फ्रंट पे है तो न्यूक्लियोफाइल Cl के बैक साइड से आएगा। जैसे जैसे अटैक करेगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट की जगह बैक पे आ जाएगा। तो ये CH3 C2H5, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा फ्रंट में और न्यूक्लियोफाइल OH आ जाएगा बगल में। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। अगर हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाले को रिप्लेस करता है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर इसका कन्फिग्रेशन R है तो इसका कन्फिग्रेशन यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन R था तो इसका कन्फिग्रेशन S होगा। ये ध्यान रखना है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा SN2 रिएक्शन में। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C2H5 HCl, अगर इसकी रिएक्शन NaOH से करते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ पे CH3 और C2H5 अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन OH लेफ्ट पे आ जाएगा, हाइड्रोजन राइट पे। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, पहले राइट में था अब लेफ्ट में आ गया। और देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे
Cl लगा है, इसकी रिएक्शन NaOH से करें तो अभी Cl फ्रंट पे है, NaOH से रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH बैक पे आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे I CH3 H C2H5 और इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव से करें तो अभी I टॉप में है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH टॉप पे हो जाएगा। अभी CH3 बॉटम पे है तो CH3 टॉप पे, यहाँ पे OH और हाइड्रोजन और C2H5 ये अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। तो मतलब सीधी सी बात है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप लगा था न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे जो इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से कि ये Cl H H H ऐसा लगा है, OH नेगेटिव जब यहां से आता है ये अटैक करता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है तो ये OH CH3 इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, पहले H लेफ्ट पे लगे हुए थे, Cl राइट पे लगा था। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो OH अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर लीविंग ग्रुप Cl इधर था तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में आया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप बारिश के समय जा रहे थे अम्ब्रेला लेकर, राइट, और हवा का एक झोंका आया और आपका अम्ब्रेला उलट गया, आपका छाता उलट गया, राइट। हवा में होता है ऐसा, जब हम बारिश में चलते हैं आधी भी चल रही होती तो कई बार छाता रिवर्ट हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अम्ब्रेला, इस टाइप के इन्वर्जन को अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पहली बार वाल्डन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस टाइप के इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। इसको वाल्डन इन्वर्जन क्योंकि पॉल वाल्डन एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार इस टाइप का इन्वर्जन देखा, तो वाल्डन इन्वर्जन या इसी रिएक्शन को वाल्डन इन्वर्जन या इसी रिएक्शन को अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्लियर है क्या अभी श्रेया? क्लियर है बेटा? यस, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने नोट कर लिया? तो देखो हमने क्या क्या देख लिया अब तक। तो अब तक हमने ये देखा, पहला पॉइंट SN2 रिएक्शन कहां फास्ट होगी। दूसरा हमने देखा कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, अगर पहले लिविंग ग्रुप फ्रंट में था तो रिएक्शन के बाद लिविंग ग्रुप बैक में आएगा। हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा। देखिए SN1 रिएक्शन है ना, पहले SN2 और SN1 रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल देखेंगे, देखेंगे कौन सी रिएक्शन SN2 है, कौन सी रिएक्शन SN1 है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन कहां फास्ट होगी, कहां स्लो होगी, और रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। SN1 रिएक्शन, यहां पे क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब कार्बोकेटायन स्टेबल हो। जैसे अगर हमारे पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस मीडियम में करें वाटर से, तो वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। हमने कहा था रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड बनता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है। दूसरा केस ये है जिसमें लीविंग ग्रुप पहले ही निकल चुका है, लीविंग ग्रुप पहले निकल गया और लीविंग ग्रुप के निकलने के बाद कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद ये कार्बोकेटायन बन चुका है, अब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो दो पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल राइट से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से भी आ सकता है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, देखिए OH जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप निकला है उस डायरेक्शन से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। अगर यहां से आता न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहां पे क्या लिया है, वाटर, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर, तो इसको H2O लिख देते हैं। H2O न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है। जब भी वाटर अटैक करता है हमेशा सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव निकल जाता है। तो अब ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये ठीक है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जितने भी चीजें हमें दिख रही हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो ये है कि SN2 रिएक्शन जो है वो वाटर के प्रेजेंस में हो रही है। SN2 रिएक्शन तब होती है जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जैसे OH नेगेटिव तो SN2 रिएक्शन होगा, लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 की जगह रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN1। तो SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस, पहली चीज व्हेन स्टेबल कार्बोकेटायंस आर फॉर्म, व्हेन स्टेबल कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन रहा, अगर देखिए समझिए जरा, यहां पे कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बना ही नहीं, कार्बोकेटायन अगर स्टेबल नहीं है तो बनेगा नहीं, और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो SN1 रिएक्शन के लिए जरूरी है कि कार्बोकेटायन बनना चाहिए और कार्बोकेटायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, ठीक है, या कहें कि वीक, जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, जैसे H2O या इथेनॉल, तो इनकी प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होगी। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते तो फिर वहां पे SN2 होने की संभावना बढ़ जाती, इसलिए अगर हमें रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म से कराना है तो न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कंबाइन हो रहा है। तो पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना ये स्लो है, और अगर ये स्लो है तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और ये कंपैरिजन में जिसमें आयन कंबाइन हो रहा है वो फास्ट स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन 1 स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप, बताइए जरा, रिएक्शन 1 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप, 2 स्टेप। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, रिएक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस
अब 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड क्लीवेज पहले हो रहा है, फॉर्म बाद में हो रहा है, इसलिए रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ये रिएक्शन नॉन कंसर्टेड हो जाएगी। कंसर्टेड कौन सी होती है? जिसमें बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ होता है, तो ये नॉन कंसर्टेड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब जिसमें पहला स्टेप कैसा है? स्लो है, दूसरा फास्ट है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लो, एंड जो स्लो होगा वो आरडीएस होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे किस बात पर डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप यानी पहले स्टेप पर। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट और इससे मिलते जुलते हैं एक साथ बता देता हूं, फिर नोट कीजिएगा। पहला स्टेप स्लो है, आरडीएस है। अब देखिए इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए थे? 4 पॉइंट। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है। अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो हमेशा ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। जैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहां पे, देखिए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा देखिए यहां पे जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एल्किल हैलाइड तो इन्वॉल्व है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वाटर फास्ट स्टेप में आया है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of alkyl halide and independent on the concentration of nucleophile. रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्कलाइड रिएक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर केवल एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी आरडीएस में इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1 है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1। ऑर्डर अगर देखें तो रेट काइनेटिक्स में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। अब जरा ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट लिखेंगे, अभी लिखेंगे वो सारे पॉइंट भी। नोट कर लिया क्या? चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की पे। और कौन सा कार्बोकेटायन? क्योंकि अगर कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे लिख लीजिएगा सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड hence there is possibility of rearrangement। पर एक बात ध्यान रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी पर। फाइनली कौन सा बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरडीएस है पहले कार्बोकेटायन का बनना, बाद में जो रीअरेंजमेंट हो रहे हैं वो ज्यादा फास्ट हो रहे हैं। इसलिए हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है कि पहले स्टेप पे कौन सा कार्बोकेटायन बना है। अब देखिए अगर इस रिएक्शन में
कार्बोकेटायन बना है, रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटायन बनने पर कुछ प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती हैं। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है तो कुछ प्रॉपर्टी अपने आप आ पाती हैं। एक तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, दूसरा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? फ्रॉम मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है मेजर प्रोडक्ट, उससे बनेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, मेजर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। और कार्बोकेटायन कहीं पर भी बनता है, हमने कहा था 4 बातें। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, रीअरेंजमेंट होगा। तीसरी बात, मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। और चौथी बात, अगर कार्बोकेटायन बनेगा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, अगर कार्बोकेटायन बना है तो there is possibility of racemization if new chiral carbon, if chiral molecule is taken, if chiral molecule is formed, then racemic mixture is formed। कार्बोकेटायन जहां कहीं पर बनेगा वहां पे फ्रंट और बैक दोनों अटैक होगा, इसलिए वहां पे रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, जैसे देखिए SN1 कहां हो सकती है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास CH3Cl है, CH3CH2Cl है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कहां होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा फोर्थ में। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, 1 डिग्री और 0 डिग्री। इनमें इनफैक्ट इन दोनों में, तो जैसे 3 डिग्री में SN2 नहीं होती, 1 डिग्री में SN1 नहीं होगी। जैसे क्या देखा था लास्ट क्लास में कि 3 डिग्री अगर एल्काइलाइड है तो उस पे SN2 रिएक्शन नहीं होती, तो अगर 1 डिग्री एल्काइलाइड है तो इतना अनस्टेबल है कि उसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी। और देखिए कहां हो सकता है, जैसे अगर हमारे पास एक बेंजाइल क्लोराइड है, एक एलाइल क्लोराइड है, एक टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और एक इथाइल क्लोराइड है। अब इन चारों में देखा जाए कि SN1 सबसे फास्ट कहां होगी, तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फर्स्ट बनेगा, रिएक्शन सबसे फास्ट, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में और फोर्थ में सबसे कम। सिमिलरली जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट। जैसे अगर हमारे पास CH2Cl है, एक बार NO2 लगा है, फिर OCH3 लगा है, CH2Cl, CH2Cl, यहाँ पे Cl लगा है और सिर्फ CH2 लगा है। अब इन चारों में देखा जाए कि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कहां होगी, तो देखिए 1, 2, 3, 4 में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो मिलेगा 2 में, तो रिएक्शन सबसे फास्ट 2 में, फिर 4 में, 2 के बाद 4, फिर 3, और जो 1 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है हाईली अनस्टेबल, तो रिएक्शन सबसे स्लो होगी। नोट कर लीजिए इसको।
एक विनाइल क्लोराइड है और एक ब्रिजहेड पे Cl लगा है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों में अगर हम यहां पे देखें तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाईली अनस्टेबल। यहां पर भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाईली अनस्टेबल। यहां पर भी ब्रिजहेड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाईली अनस्टेबल। तो इन तीनों में हमने कल देखा था SN2 नहीं होती है, कल हम ये देख चुके थे तीनों में SN2 तो नहीं होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे SN1 भी नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इनमें अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो ना SN2 रिएक्शन हो पाएगी ना SN1 रिएक्शन हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे अभी हमने देखा था SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 C2H5, यहां पे Cl H और इसकी रिएक्शन करते हैं वाटर से। तो अब सबसे पहले यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। पहले तो ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा CH3 C2H5 और H, ठीक है। अब कार्बोकेटायन बन गया ये। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वाटर जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपको पता ही है, पहले भी देख चुके हैं हम कि पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर H प्रोटॉन निकल के OH लग जाएगा। अब यहाँ पे वाटर के अटैक करने की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों है। इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन सा? एक तो प्रोडक्ट बन सकता है ऐसा कि कार्बन CH3 C2H5, यहां पे अगर देखें तो Cl फ्रंट में था, Cl फ्रंट में है तो OH भी फ्रंट में ही आ जाए। इस साइड से अटैक किया है तो OH फ्रंट में, ये हाइड्रोजन आ गया। एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि OH फ्रंट से ना आकर के बैक से आया हो, और अगर OH बैक से आया है तो अब फ्रंट पे हाइड्रोजन आ जाएगा और OH बैक से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों बनेंगे, ये वाला जो बना ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला बना है और ये इन्वर्जन वाला, ये रिटेंशन वाला ये इन्वर्जन वाला, दोनों बनेंगे। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन वाले दोनों इक्वल अमाउंट बनते, दोनों 50-50% बनते तो सॉल्यूशन परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर होता। लेकिन यहां पर क्या है, इन दोनों में से एक ज्यादा बनता है एक कम बनता है। बताइए कौन सा ज्यादा बनता है? इन दोनों में से एक ज्यादा बनता है, बताइए कौन सा ज्यादा बनेगा? दो बनते हैं, दोनों 50% बनते तो रेसिमिक मिक्सचर होता, लेकिन एक ज्यादा बनेगा, कौन सा? रिटेंशन वाला ज्यादा बनेगा या इन्वर्जन वाला? रिटेंशन वाला या इन्वर्जन वाला? रिटेंशन वाला ज्यादा बनेगा। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, Cl कहां से निकला है इस मॉलिक्यूल में? Cl कहां से निकला है, फ्रंट से या बैक से? लिख के बताइए, Cl कहां से निकला है, फ्रंट से निकला है या बैक से? फ्रंट से। तो अगर Cl फ्रंट से निकला है तो Cl कहां रहेगा? अगर फ्रंट से निकला है तो Cl कहां रहेगा? फ्रंट पे रहेगा या बैक में? Cl फ्रंट से निकला है तो कहां रहेगा? फ्रंट पे ही रहेगा। तो अगर Cl ऑलरेडी फ्रंट पे है तो फिर न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा टेंडेंसी किधर से अटैक करने की होगी, फ्रंट से या बैक से? अब बताइए लिख के, अगर Cl ऑलरेडी फ्रंट पे है तो न्यूक्लियोफाइल की कहां पे जाने की टेंडेंसी ज्यादा है? बैक से। इसलिए बनेंगे दोनों, बट इन्वर्जन वाला मोर बनेगा, रिटेंशन वाला लेस। तो यहां पे रेसिमाइजेशन तो होगा, लेकिन एक है जो इनांसियोमर वो एक्सेस में होगा,
इनांसियोमेरिक एक्सेस में कौन होगा? इनांसियोमेरिक एक्सेस में कौन होगा? इन्वर्जन या रिटेंशन? तो इनांसियोमेरिक एक्सेस में इन्वर्जन वाला होगा। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन SN1 रिएक्शन, inversion product is more than retention leading to, बताइए 100% रेसिमाइजेशन होगा क्या? 100% रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, और ऐसा इसलिए पार्शियल रेसिमाइजेशन है बिकॉज इन्वर्जन प्रोडक्ट इज इन इनांसियोमेरिक एक्सेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो इनांसियोमेरिक एक्सेस में प्रेजेंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रतिमा। बात देखिए जरा, Cl पहले निकल तो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। यहां पे देखिए जरा, जब मैंने पहले लिखा था Cl नेगेटिव निकल तो चुका है, अगर आप फ्रंट गेट से निकलेंगे तो आपके निकलने की टेंडेंसी कहां ज्यादा होगी, फ्रंट पे या बैक पे? अगर आप फ्रंट गेट से निकलेंगे तो आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी फ्रंट में, चूंकि ये केटायन है और ये एनायन है, इनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ये वाला बन जाएगा बैक वाला, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, क्योंकि बात पॉसिबिलिटी की है। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो जब हाफ लाइफ टाइम बढ़ जाएगा तो उसको टाइम मिलेगा कि Cl नेगेटिव उससे दूर चला जाए, राइट? भाई जैसे निकला, अगर इसका लाइफ टाइम कम है, जैसे ही केटायन बना तो केटायन तो तुरंत रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से, रिएक्ट करेगा, तो इधर से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इधर तो भीड़ है, तो बैक साइड से ज्यादा आएगा। लेकिन मान लो अगर कार्बोकेटायन सफिशिएंटली स्टेबल हो, बहुत स्टेबल हो, तो उसको ज्यादा स्टेबल होगा तो सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो जब ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा तो उसको इतना टाइम मिल जाएगा कि Cl नेगेटिव उससे सफिशिएंटली दूर चला जाए। इसीलिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा दें तो क्या होगा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने पर रेसिमाइजेशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। हो सकता है अभी ये 80% हो, या ये 60% हो, ये 40%, तो हम कहेंगे 10% इनांसियोमेरिक एक्सेस है। हो सकता है ये 80 हो, ये 20 हो, हम कहेंगे कि ये कितना, ये इनांसियोमेरिक एक्सेस में प्रेजेंट है ना? तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अगर कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है तो फिर रिएक्शन मिक्सचर को इतना टाइम मिल जाएगा, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो क्या होगा, टाइम मिल जाएगा, तो फिर फ्रंट और बैक दोनों से इक्वल अटैक होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रेसिमाइजेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। रोल ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं SN2 और SN1 रिएक्शन में। रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है ना? SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों को सॉल्वेंट किस तरह से अफेक्ट करता है। कई बार सॉल्वेंट चेंज करने पर रिएक्शन SN1 से SN2 हो जाती है, ठीक है? तो देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमें SN1 रिएक्शन करानी है तो कार्बोकेटायन बनाना है, राइट? और अगर कार्बोकेटायन बनाना है तो केटायन बनाने के लिए हमें आयनाइजेशन करना होगा। देखो यहां पे देखो, अब यहां पे देखिए, SN1 रिएक्शन कराना है अगर आपको, तो Cl नेगेटिव को निकाल के कार्बोकेटायन बनाना है। तो ये क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन कब होगा, जब पोलर सॉल्वेंट होगा। और यही रीजन है कि SN1 रिएक्शन
reaction require polar protic solvent which helps in ionization of एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड लिया है आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट कैसा लेना होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल क्या सॉल्वेंट लेंगे आप, अगर आप एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो वाटर लेंगे या एल्कोहल, तो SN1 रिएक्शन होगी। दूसरी बात, अगर आपको SN2 रिएक्शन कराना है तो SN2 रिएक्शन रिक्वायर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, एसीटोन। DMSO क्या होता है, ये डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO। एसीटोन जैसे CH3 CO CH3, ये एसीटोन और DMSO ये होते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए और SN2 रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो देखो, अगर हम SN2 रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, SN2 रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल SN2 के लिए। और अगर हम SN1 रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है। तो अब जब हम DMSO लेते हैं और एसीटोन लेते हैं तो देखो SN1 रिएक्शन पे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। SN1 रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है। लेकिन अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास OH निगेटिव है, अगर OH निगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पे मैं बना रहा हूं OH निगेटिव, एक बार वाटर में, है ना, OH निगेटिव को यहां पे बनाता हूं मैं, एक बार OH निगेटिव को वाटर में रखता हूं और एक बार OH निगेटिव को DMSO में रखते हैं। देखते हैं कि NaOH से आने वाला OH निगेटिव कहां पर बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो जब हम OH निगेटिव को वाटर में रखेंगे तो देखो क्या होगा, OH negative is surrounded by OH negative is surrounded by various water molecule। कैसे, इस पे निगेटिव है वाटर HOH, HOH, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव HOH, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव HOH, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव HOH, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या हो क्या रहा है, जो OH का नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से कम होता जा रहा है, हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से कम हो जाएगा। OH नेगेटिव इज सराउंडेड बाई, अगर OH नेगेटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके OH के नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे। लेकिन अगर इसी OH नेगेटिव को
DMSO में रखा जाए। तो DMSO का स्ट्रक्चर कैसा है? DMSO का स्ट्रक्चर है Me S डबल बॉन्ड O Me, सल्फर पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखिए क्या है, सल्फर के चारों तरफ ऑलरेडी ऑक्सीजन और मिथाइल लगे हुए हैं, तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इस OH निगेटिव को सराउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलरेडी सराउंडेड बाई ऑक्सीजन, मिथाइल और सल्फर। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर, निगेटिव इसका सल्फर का पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज मिलेगा ही नहीं, हमें कम नहीं होगा, जितना था उतना ही बना रहेगा। यहाँ पे इस OH का नेगेटिव चार्ज इनने कम कर दिया है, लेकिन यहाँ पे OH का जितना नेगेटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, और जब OH पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। तो OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी, OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां ज्यादा होगी? DMSO में। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन SN1 का रेट नहीं बढ़ेगा, SN1 के रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लेते तो OH की नेगेटिव चार्ज कम हो जाता, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाती। इसलिए जब भी हमें SN2 रिएक्शन करना होगा हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। यहां पे क्या होगा, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, OH ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। तो अब पहले OH निगेटिव डायरेक्ट यहां अटैक करने के बजाय इसका H लेगा, तो ये Cl, ये S निगेटिव बन जाएगा। अब ये S निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl निगेटिव निकलेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा S, ठीक। या इसको आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, एक तरीके से और समझ सकते हैं कि क्या होगा यहां पे, सबसे पहले सल्फर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले सल्फर खुद अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहां पे आप बना सकते हैं ये ऐसा सल्फर, ये H पॉजिटिव, ये ऐसा, इसको कहते हैं SN-NGP, जो कि SN2 रिएक्शन जैसा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसको कहेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब आके OH निगेटिव अटैक करेगा और OH निगेटिव यहां अटैक करेगा, ये चला जाएगा फिर से, तो ये SH और OH ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे देखिए सेम ऐसा ही, अब यहां पे OH भी फ्रंट पे है, Cl भी फ्रंट पे है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहां पे होना चाहिए? बैक पे। जैसे यहां पे OH फ्रंट पे है और Cl लीविंग ग्रुप है जो बैक पे है, तो अब यहां पे OH अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाएगा, स्पेस कम है थोड़ा नीचे बना देता हूं, क्या बन जाएगा ये ऐसा, ये इस तरह से पॉजिटिव, ठीक है। अब Cl नेगेटिव यहां से Cl नेगेटिव निकल गया, अब आएगा OH निगेटिव, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर आ सकता है, ये आएगा ऐसा, तो ये फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। तो यहां पे दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि OH फ्रंट पे था, तो ये जो रिंग बनी है ये इस तरह से फ्रंट पे बनी है, तो OH बैक पे आएगा, तो यहाँ पे OH फ्रंट पे, यहाँ पे OH फ्रंट पे, बैक पे, और इस वाले पर OH फ्रंट पे एंटी एडिशन होगा। यहाँ पे देखिए OH भी फ्रंट पे है, Cl भी फ्रंट पे, तो ये OH यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, तो अब OH निगेटिव अटैक करेगा, Cl निकलेगा, Cl फ्रंट पे था, तो ये OH यहां रहेगा और ये OH ऐसा, ठीक है। यहां पे देखिए इस बार नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वाली बात ही नहीं है,
तो सिर्फ ये HS निगेटिव अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 C2H5 SH आ जाएगा यहाँ पे H, और इस कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर लीविंग ग्रुप के पास वाले एटम पे कोई ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देता है, तो इससे पहले कि OH न्यूक्लियोफाइल आए वो खुद अटैक कर देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। पर यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है वो लीविंग ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे।